Friends, today I am going to discuss with you the new topic, that is subsidiary books of accounts. Friends, मैंने आज आपको जो नोट्स शेयर किए हैं वही नोट्स सब्सिडरी बुक्स के मीनिंग, उसके नीड्स एंड उसके टाइप्स के जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं इस लेक्चर में आपको देने वाली हूँ। आप वो नोट्स जो है वो रेफ़र करना, और जो स्टूडेंट्स लेक्चर में एब्सेंट हैं उनके लिए भी इस वीडियो से हेल्प हो जाएगी। मैंने ज़्यादा स्लाइड्स नहीं बनाई है, सिर्फ ये एक ही स्लाइड में मैं बनाई है मैंने, और बाकी सारे नोट्स जो है वो मैंने आपसे हमारे ग्रुप पे शेयर किए हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जर्नल जो है ये मेन अकाउंट्स बुक है, जिसमें सारे टाइप्स के डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है वो सिस्टमेटिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंटर किए जाते हैं। ठीक है, ओके, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जर्नल इज़ द मेन अकाउंट्स बुक इन विच ऑल टाइप्स ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमेटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, नाउ अगर बिजनेस का जो साइज़ है वो स्मॉल है, बिज़नेस के जो ट्रांजैक्शंस का साइज़ है वो कम है, तो बिजनेसमैन के लिए सिर्फ जर्नल के अंदर पूरी डे टू डे एंट्रीज़ को पास करना कन्वीनियंट हो सकता है। लेकिन अगर बिजनेसमैन का जो बिज़नेस है उसके जो डेली के रूटीन ट्रांजैक्शंस है वो अगर थोड़े से ज़्यादा है, अगर बिज़नेस का जो साइज़ है वो बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में बिजनेसमैन को सिर्फ जर्नल में एंट्री करके नहीं चलेगा, उसे दूसरा एक बुक मेंटेन करना पड़ेगा जिसका नाम होगा सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ फ्रेंड्स, सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि जब जर्नल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और वो हर एक पार्ट जो है वो सब्सिडरी बुक कहलाता है। ओके, सो वी कैन से दैट व्हेन जर्नल इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, okay, and each of those parts is individually called as subsidiary book. Okay, so we can say in short that subsidiary book is nothing but the subdivision of journal. Okay, ये journal का ही subdivision होता है। Okay, then इसलिए जो सब्सिडरी बुक्स है इसको जो जर्नल के अंदर एंट्रीज़ की जाती है वैसे ही ओरिजिनल बेसिस पे सब्सिडरी बुक्स के अंदर एंट्री की जाती है। मतलब बिजनेसमैन सब्सिडरी बुक्स के अंदर पहले एंट्री करता है, इसीलिए सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेशल जर्नल्स और डे बुक्स। क्यों? क्योंकि इन जर्नल्स के अंदर जो स्पेशली बनाई गई है, ओके, स्पेशली सब डिवाइड की गई है, क्योंकि बिजनेस का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सारे ट्रांजेक्शन हम अगर इकट्ठा जर्नल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, लिख देंगे, तो हमें ढूंढने में दिक्कत होगी कि कौन सा ट्रांजेक्शन्स मीन्स कौन से पर्टिकुलर हेड का ट्रांजेक्शन कब हुआ है। ओके, सो अगर हमें उसका सब डिवीज़न अगर हम कर लेते हैं तो हमें कन्वीनियंट रहेगा कि हम पता कर सकें कि कितना परचेसेस हुआ है, कितना सेल हुआ है। ओके, और कितना हमारे पास कैश बैलेंस है, कितना हमारा कैश एक्सपेंसेस हुआ है, कैश इनकम कितना हुआ है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए जर्नल का सब डिवीज़न जो सब्सिडरी बुक्स के अंदर करना ज़रूरी है बड़े बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि उसका जो साइज़ है बिजनेस का वो थोड़ा बड़ा होता है। ओके, सो व्हेन जर्नल इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ दैट इज़ इंडिविजुअली नोन एज सब्सिडरी बुक। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग देखते हैं कि सब्सिडरी बुक्स की नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, क्यों बनाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सब्सिडरी बुक्स को बनाना ज़रूरी है, सबसे पहला पॉइंट है इसका डिवीज़न ऑफ वर्क। ओके, सो व्हेन जर्नल इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ books, it facilitates division of work among the staff of the businessman. Many clerks can work simultaneously in the office. अगर जर्नल का सब डिवीज़न हो जाता है सब्सिडरी बुक्स में,
तो जर्नल का अलग अलग पार्ट्स में डिवीज़न हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगी नंबर ऑफ़ बुक्स के अंदर। जैसे परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, कैश बुक है। तो इससे क्या होगा कि एक ही जर्नल की अगर सारी एंट्री होगी तो अगर क्लार्क को काम करना होगा तो वो एक बुक के अंदर होने के कारण से अलग अलग लोग उसे एक्सेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर सब डिवीज़न किया हुआ है, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट अगर सब्सिडरी बुक्स की बनाई गई है, अगर अलग अलग बुक बनाई गई है सब्सिडरी बुक, तो उससे बहुत सारे क्लर्क्स जो है वो साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। ओके, सो डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है, काम के अंदर मतलब काम बढ़ जाता है, एक काम एक ही को करना नहीं पड़ेगा, वो काम जो है वो नंबर ऑफ़ पीपल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो पहला ज़रूरत जो है सब्सिडरी बुक्स का वो है, क्यों? क्योंकि हमें डिवीज़न ऑफ वर्क करना ज़रूरी है। ओके, सेकेंड इसका जो नीड है, दूसरा इम्पॉर्टेंट नीड है स्पेशलाइजेशन। फ्रेंड्स, व्हेन एम्प्लॉयज़ आर असाइंड विथ सेम टाइप ऑफ वर्क एवरी डे, it will lead to specialization and specialization definitely increases efficiency. Friends, जब एम्प्लॉयज़ को एक ही तरह का काम अगर डेली करने के लिए दिया जाता है तो वो पर्सन उस काम में स्पेशलाइज हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। ओके, और उस पर्सन की जो इफ़िशियंसी है, काम करने की जो कुव्वत है, कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है, उसके काम का एक्सेलेंस जो है वो भी बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एंड एक्सपर्टाइज से अपना काम कर सकता है, क्योंकि उसे रोज़ की आदत हो जाती है कि वो वही काम उसे रोज़ करना है, तो उस काम का वो एक्सपर्ट बन जाता है, स्पेशलाइज्ड बन जाता है। तो सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट का बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी काम करने वाले लोग होंगे वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। नंबर 3, थर्ड इम्पॉर्टेंट नीड है इसका time saving. Friends, time is a very important matter. Okay, so due to division of work, various accounting processes can be undertaken simultaneously by the employees, which in turn helps in saving the time. फ्रेंड्स, एक ही जो जर्नल अगर होती तो सारे काम के लिए एक दूसरे को रुकना पड़ता, लेकिन यहाँ पे अगर हम जर्नल के सब डिवीज़न कर लेते हैं सब्सिडरी बुक्स में, तो बहुत सारे लोग एक ही टाइम में काम कर रहे हैं, तो जो काम है वो फटाफट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो सब्सिडरी बुक्स की बनाने के कारण क्या होता है, टाइम भी सेव हो जाता है, और जो काम 4 दिन में होने वाला होता है वो काम 2 दिन में भी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इसका जो नीड है वो है टाइम सेविंग एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट 4th नंबर का जो नीड है, ज़रूरत है सब्सिडरी बुक्स का, वो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल रेडीली। ओके, बिजनेसमैन को सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल रेडीली अवेलेबल हो जाती है। ओके, बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग सेपरेट बुक्स फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईच ट्रांजेक्शन कैन बी ईजीली रिसीव्ड एंड रेडीली अवेलेबल टू द ट्रेडर फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए उसे तुरंत वो रेडीली अवेलेबल हो सकती है। ओके, जैसे अगर परचेसेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो परचेस बुक में मिल जाती है, सेल्स की इन्फॉर्मेशन सेल्स बुक में मिलती है, सेल्स रिटर्न की बुक में सेल्स रिटर्न की इन्फॉर्मेशन, मतलब जो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट हम सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट अगर बनाते हैं तो उसका जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत बिजनेसमैन को मिल जाता है। ओके, उसके लिए उसको वेट नहीं करना पड़ता एंड इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल रेडीली। 5वां इसका जो नीड है वो है इट फैसिलिटेट्स ईजी इंटरनल ऑडिट। Friends, division of journal into different subparts helps in conducting effective internal audit of accounts prepared by the organization. Friends, जर्नल का जो सब डिवीज़न किया जाता है उसकी वजह से एक तरह से इंटरनल ऑडिट, एक तरह से इंटरनल वॉच अकाउंट्स के ऊपर रखा जा सकता है। ओके, सो दैट कोई भी तरह की मिस्टेक्स, गलतियां जो है उसके या फ्रॉड्स वगैरह होने के चांसेस थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, सो एक तरह से ये जो सब्सिडरी बुक्स है ये इजी इंटरनल ऑडिट के लिए हेल्प करती है। 6th इसका जो नीड है वो है वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस। फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस refers to because of division of journal into different subparts, it facilitates the verification of correctness of the books of accounts.
हम अलग अलग पार्ट्स में जब जर्नल को डिवाइड करते हैं तो प्रॉपरली वेरिफिकेशन होता है, अच्छे से वेरीफाई हो जाता है कि जो भी कोई जर्नल के अंदर हमने ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है वो सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम जब पास कर रहे हैं, उसको जब लिख रहे हैं तो उसके अंदर कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, तो उसका एक डबल से वेरिफिकेशन हो जाता है और कोई गलती होगी तो उसका करेक्शन भी किया जा सकता है. ओके, सो इट इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सब्सिडरी बुक, दैट इट हेल्प्स इन वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस. नेक्स्ट इसका जो इम्पॉर्टेंट नीड है वो है इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स. फ्रेंड्स, because the entries are passed in the subsidiary books in chronological order, they help in preventing fraudulent entries in an account. सब्सिडरी बुक के अंदर जो भी एंट्री की जाती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसे ही इवेंट होता है वैसे, जैसे 1 तारीख को एक इवेंट हुआ है, उसके बाद 5 को हुआ है, उसके बाद 6 को हुआ है, तो 1, 5, 6, 7, 8 ऐसे प्रॉपर ऑर्डर में, ऐसे बीच में ही 10 तारीख, 1 तारीख के बाद 10 तारीख आ गई, उसके बाद 2 तारीख आ गई, फिर 4 तारीख, फिर बीच में भी 15 तारीख, ऐसे नहीं होता. ओके, सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सिस्टमेटिकली डेट टू डेट, बिल्कुल जैसे ही पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन हुआ है तुरंत उसकी एंट्री पास हो जाती है, जिसकी वजह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक जो है वो मेंटेन होती है और इससे फ्रॉड होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं. ओके, सो इन दिस वे वी हैव सीन कि सब्सिडरी बुक्स के क्या नीड्स हैं. Now friends, let us move to the next part, that is types of subsidiary books. Friends, subsidiary books जो है इसके types जो है वो इस तरह से है. Subsidiary books are such as purchase book या bought day book बोलते हैं इसको, या sales book या purchase return book, sales return book. It is also called as sales return book को हमें और रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहा जाता है और परचेस रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहा जाता है. अगला सब्सिडरी बुक होता है जैसे कैश बुक, देन बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर. ओके, सो ये जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं सब्सिडरी बुक्स के. ओके, नाउ फ्रेंड्स, ये जो अलग अलग टाइप्स है इसको हम सिस्टमेटिकली स्टडी करने वाले हैं. जब हम लेक्चर में हम जब पढ़ेंगे, एक्चुअली प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इन सारे जो टाइप्स है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. लेकिन आपको टाइम बीइंग समझना है कि जो कैश बुक होती है ये भी एक टाइप से सब्सिडरी बुक है. ओके, नाउ कैश बुक इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट which is used by businessmen for recording cash and banking transaction of the business. Okay, credit एंड बार्टर ट्रांजेक्शन्स डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन दिस बुक. यानी कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जो है वो एंटर किए जाते हैं. कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट, इसी से रिलेटेड जो है ट्रांजेक्शन जो है वो कैश बुक में लिखे जाते हैं. जो सब्सिडरी बुक होती है, कैश बुक भी क्या है, एक तरह से सब्सिडरी बुक है. और ये कैश बुक के और सारे क्लासिफिकेशन है, जैसे सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, देन सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक के बाद जो दूसरा टाइप है कैश बुक का वो कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम होती है, और तीसरा टाइप होता है पेटी कैश बुक. ओके, सो वो भी हम लोग जब लेक्चर में पढ़ेंगे तब मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगी. ओके, अभी तक के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि सारे कैश जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो चाहे कैश खरीदी हो चाहे कैश बिक्री हो, कैश बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वही सिर्फ कैश बुक के अंदर एंटर किए जाते हैं. उसके बाद हमने देखा कि कैश बुक के 3 इम्पॉर्टेंट टाइप के कैश बुक बनते हैं. सिंपल कैश बुक यानी सिंगल कॉलम कैश बुक, या कैश बुक विथ डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक, एंड तीसरी होती है पेटी कैश बुक. उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला टाइप होता है सब्सिडरी बुक का, आपका परचेज बुक. ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, परचेज बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स एंटर किए जाते हैं जो क्रेडिट परचेसेस के होंगे. ओके, सो ए सब्सिडरी बुक इन विच ओनली क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इज़ नोन एज परचेज बुक. यानी परचेज बुक वो बुक होती है जिसके अंदर सिर्फ उधारी की खरीदी लिखी जाती है. क्योंकि देखो, कैश में अगर हमने कुछ खरीदा है तो उसकी तो ऑलरेडी कैश बुक के अंदर एंट्री हो गई होगी, तो अब जो उधार है वो कहाँ जाएगा, तो परचेज बुक के अंदर हम सिर्फ कौन सी एंट्री करते हैं, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स की. ओके, जब हम उधारी पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो उस परचेज बुक के अंदर उसकी एंट्री
की जाती है, क्योंकि कैश की, अगर कैश में कुछ ख़रीदा गया है उसकी एंट्री तो हम कैश बुक में कर लेंगे, तो जो उधार ख़रीदा जाएगा वो कहाँ जाएगा। ओके, तो उधार का जो खरीदी होता है, उधार की जो परचेस होती है उसकी एंट्री सब्सिडरी बुक के परचेस बुक के अंदर की जाती है। सिमिलरली दूसरा एक अकाउंट सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट होता है, दैट इज़ परचेस रिटर्न बुक। जो उधार में हमने परचेस किया है, अगर हम उसमें से कोई चीज़ रिटर्न कर देते हैं तो वही चीज़ को हम जहाँ एंटर करेंगे वो अकाउंट का नाम होता है परचेस रिटर्न बुक। मतलब जो हमने उधार ख़रीदा था उसमें से कोई चीज़ हमें नहीं पसंद आई, या कोई डिफेक्टिव है, या कोई तो रीज़न है उस कारण से हम लोग उसे रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री जो है, उसकी नोंद जो है वो हमको परचेस रिटर्न बुक के अंदर करनी पड़ती है। देन अगला जो सब्सिडरी बुक होता है वो होता है सेल्स बुक। तो फ्रेंड्स, सेल्स बुक मतलब ए सब्सिडरी बुक इन विच ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ बुक्स, सेल ऑफ गुड्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि कैश सेल अगर हुआ है तो उसकी तो एंट्री हम ऑलरेडी कैश बुक के अंदर लिख लेने वाले हैं। तो क्रेडिट सेल जो होगा, उधार का जो सेल होगा वो कहाँ जाएगा, तो उधार का जो सेल है वो आपके सब्सिडरी बुक के सेल्स बुक में लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर हमने कुछ सेल किया है और सामने जिसको सेल किया है उस पार्टी ने अगर हमें वो गुड्स वापस रिटर्न कर दी, तो वो हमें कहाँ लिखना पड़ता है, सेल्स रिटर्न बुक में। ओके, देन और एक सब्सिडरी बुक होती है, दैट इज़ जर्नल प्रॉपर। फ्रेंड्स, जर्नल प्रॉपर में सारे वो ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं जिसको आपके सब्सिडरी बुक में और कहीं भी जगह नहीं मिलती। यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको आप परचेस बुक में नहीं लिख सकते, परचेस रिटर्न बुक में नहीं लिख सकते, सेल्स बुक में नहीं लिख सकते, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं लिख सकते। ओके, आप उसे बिल्स रिसीवेबल के अंदर नहीं लिख सकते, बिल्स पेएबल के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है, कैश बुक के अंदर नहीं लिख सकते। तो फिर वो वाले जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर के अंदर की जाती है। ओके, सो जर्नल प्रॉपर क्या है? जर्नल प्रॉपर इज़ ए सब्सिडरी बुक विच इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स which do not find any place in the purchase book, sales book, any return book, cash book, bills receivable book, bills payable book, etc. That is called as journal proper. Okay, so हमारे सिलेबस के लिए सब्सिडरी बुक्स में हमें सिर्फ कैश बुक पढ़ना है, तीनों भी टाइप के कैश बुक, परचेज बुक पढ़ना है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में डेफिनेटली कवर करेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हम लोग लेक्चर के अंदर वो डिस्कस करेंगे। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन आवर रेगुलर लेक्चर। टिल दैट, थैंक यू।